हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की बात की जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बात करेंगे हम SCRT के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बता दें गाइस, 2 दिनों से हम वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि हमारा खुद व्यक्तिगत रूप से मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस कारण हमें लग रहा था कि हम अच्छे से आप लोगों को कंटेंट नहीं कवर करा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज़। आपको बता दें कि आपको करना क्या है, इस चैनल पे जाना है या इस चैनल पर 2-3 प्लेलिस्ट नई बनाई गई हैं आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होम साइंस के अलग मतलब प्लेलिस्ट में मिलेंगे। फिर आपको उसके बाद क्या देखना है, यूथ की एक प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है। उसके बाद देन SCERT की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं SCERT के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को। हम SCERT के क्वेश्चनों को इतना कराएंगे कि अगर SCERT से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर ना जाएं, यानी कोई भी SCERT की बुक यानी 6 से 12 तक की छूटेगी नहीं, ठीक है। SCERT की क्वेश्चनों के पूरे होने के बाद हमने नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट बनानी है NCERT के क्वेश्चनों पर बनाएंगे, क्योंकि NCERT और NIOS इनको मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल ओपन स्कूलिंग, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। तो आपका इसको NCERT का दोनों का निचोड़ होगा अगली आपकी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। अब पहले हम SCERT को कवर करेंगे, क्योंकि SCERT को कवर करने के पीछे हमारा टारगेट है UP TGT, ठीक है। UP TGT की बात की जाए तो UP TGT जो होता है ना, UP TGT का जो रहता है वो ये रहता है कि ये SCERT की किताबों से बनता है। तो SCERT की किताबों की से बनने की वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चनों का उठना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को। उससे पहले एक टारगेट, एक मोटिवेशन, एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना होना चाहिए आपका, वो 100+। क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में नहीं होगा, ये कंफर्म है। नवंबर के लिए एग्ज़ाम गया क्योंकि अभी कमेटी नहीं बनी है, तो एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होगा। तो आप बिल्कुल अक्टूबर तक नहीं होगा। अक्टूबर तक हम अपना देन जितना भी मैटर है उतना कंटेंट आपको कवर करा जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही 100+ का। 100+ के लिए हमने जो रणनीति, जो हथियार, जो सोचा है कि हाँ हमें ये चलाना है, ये मतलब ख़रीदना है, वो सब हम खरीद के और चलाकर उस क्षेत्र में यानी उस रणनीति में हमें केवल और केवल क्या करना है, 100+ का टारगेट रखना, क्योंकि हमारा तीर केवल यहीं पर लगना चाहिए और कहीं नहीं, क्योंकि एक सीट हमें लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी UP TGT का। तो यूनिसेफ के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो ये न्यूयॉर्क में है। हम यहाँ पे केवल और केवल मेन आंसर को देखेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय ना आपके पास है ना हमारे पास है, जिससे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। हाँ, हम उन पॉइंटों पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की, या जिन ऑप्शनों पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमें लगता है कि बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। जेनेवा में यहाँ पे अगर बात की जाए पेरिस की, तो पेरिस में भी एक मुख्यालय है, बट ये होम साइंस से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में सत्य कथन है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है अशासकीय संगठन है। ये क्या था कि एक युद्ध क्षेत्र से गुजरते हुए एक व्यक्ति की आत्मा का क्या हुआ, आत्म परिवर्तन के कारण उसने इस तरह का संगठन बनाया, ठीक है। ये क्या है, ये मानवता के आधार पर शांति एवं युद्ध के समय सेवा उपलब्ध कराता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मैत्री समझबूझ तथा सहयोग का प्रोत्साहन देता है। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्यालय कहाँ पे है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में कहाँ पे है, तो वो है हमारा न्यू दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। यूनिसेफ की अगर स्थापना की बात की जाए तो यूनिसेफ की स्थापना कब है, तो 1948 में हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले। बाल मृत्यु से आशय है, तो बाल मृत्यु से कैसा आशय है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बाल मृत्यु क्या है, ठीक है। बाल मृत्यु से कैसा आशय है, तो ये जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु में होने वाली मृत्यु है। ये बहुत बार क्या है यहाँ पे रिपीटेड हो चुका है,
ठीक है। जन्म से 1 वर्ष तक की आयु में होने वाली मृत्यु को हम बाल मृत्यु कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाल मृत्यु दर सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, उपयोग सभी को कराते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो 2 नंबर आपका श्योर है। बाल मृत्यु दर सबसे अधिक है तो ये भारत में है। बाल मृत्यु का कारण क्या है? तो यहाँ पर केवल और केवल बाल विवाह को बाल मृत्यु का कारण बताया गया है। भारत में उच्च बाल मृत्यु दर के कारण है, तो भारत की अगर बात की जाए तो उच्च बाल मृत्यु दर के क्या कारण है? तो गर्भावस्था की असावधानियां हैं, अव्यवस्थित प्रसूति का ग्रह है और निर्धनता तथा अज्ञानता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उसको एक सेपरेट अंधेरे वाला कमरा दे दिया जाता है जिसमें जीवाणु कीटाणु सब होते हैं। और गर्भावस्था की असावधानियां ये हैं कि गाँव में जो भारत का जो हृदय है उसको गाँव बताया गया है, तो गाँव में जो रखी जाती हैं, कुछ शहरों में भी असावधानियां रखी जाती हैं। अज्ञानता निर्धनता तो आज भी कुछ क्षेत्रों में है। बाल मृत्यु की दर को कम करने के उपाय हैं, तो यहाँ पे जो उपयुक्त उपाय हैं वो शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार से, प्रसव एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से, संक्रामक रोगों की रोकथाम से। तो उपयुक्त सभी इसके उपाय हैं, क्योंकि इसी बेस पर क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में खुल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु का औसतन वजन होता है, तो वो होता है 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन सबसे कम होता है, तो वो होता है 3 किलोग्राम से कम होता है, वो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। ठीक है, वो मेच्योर नहीं हो पाते। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता है? तो वो कैल्शियम की आवश्यकता है। अगर यहीं पे आ जाता तो उसकी मतलब हड्डियों के विकास या कहें मतलब किस तरह से, हाँ, उसके अगर यहाँ पे हो जाता कि उसके खून की कमी के लिए तो लोहा हो जाता। विटामिन्स क्या है आपका? विटामिन शरीर में आवश्यक मतलब आवश्यकताओं को पूरा करता है। और प्रोटीन क्या है? नहीं, मतलब जो प्रोटीन है वो क्या करता है? टूट फूट मरम्मत, जो रिपेयरिंग का सारा काम है शरीर का, वो प्रोटीन के द्वारा होता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करता है, टूट फूट करता है, मरम्मत करता है। तो इस तरह चलिए, शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं, तो क्यों लगाए जाएंगे शिशुओं को विभिन्न टीके? तो विभिन्न रोगों से बचाव के लिए शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण के द्वारा, तो यहाँ पे टीकाकरण के द्वारा पहला ऑप्शन कह रहा है एक प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम होती है, बीमारी होने पर इलाज किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे बीमारियों की रोकथाम होती है टीकाकरण के द्वारा। तभी टीकाकरण अभियान अभी कोविड में चला था, कोविड दौर में। तो ये क्या था? बीमारी की रोकथाम था। दूध के अतिरिक्त शिशु का संपूर्ण आहार निम्नलिखित में से कौन सी आयु में आरंभ करना चाहिए? तो यहाँ पे संपूर्ण आहार की बात आ रही है, तो बच्चे का कब मुँह पर कराते हैं? तो वो 6 माह के बाद, 6 माह में। ठीक है, 6 माह तक क्या करता है? वो अपना दूध पीता है, चाहे वो माँ का दूध हो या फिर आपका, मतलब वैसे तो बेसिकली माँ का दूध उसके लिए पौष्टिक आहार है, मगर फिर वो बाहर का दूध पीता है। चलिए, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो यहाँ पे BCG का जो टीका है वो तपेदिक या फिर TB से बचाव करता है। दस्त एवं अतिसार की दशा में आवश्यक है, तो दस्त अगर हो जाए, अतिसार हो जाए, तो व्यक्ति के शरीर में क्या है? पानी की कमी हो जाती है, तो निर्जलीकरण से बचाव करना आवश्यक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर जो नई प्लेलिस्ट लगी है, मतलब प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल प्लेलिस्ट हैं, इसलिए बनाई गई हैं। आगे भी इसी तरह की हेल्पफुल प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी, जिससे कि आपकी पुरानी वीडियो में आपको दिक्कत ना आए या पुरानी प्लेलिस्ट से आपको दिक्कत ना आए। निर्जलीकरण का अर्थ है, तो यहाँ पे शरीर में जल की कमी होना क्या है? निर्जलीकरण कहलाता है। रिकेटी रोजरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका शब्द देखिए किस तरह का है। रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? तो ये सूखा रोग या फिर अस्थि विकृति का लक्षण है। अस्थि विकृति इस तरह से ज़्यादा मिलेगा तो उसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं, तो यहाँ पे हड्डियों संबंधी विकार क्या है? बच्चों में कैल्शियम की कमी के लक्षण है। भाई बहनों में पाई जाने वाली ईर्ष्या के निराकरण का उपाय है, तो भाई ईर्ष्या कब होती है? जब एक को ज़्यादा मिले और एक को कम मिले। जब ईर्ष्या कब होती है? जब एक के मतलब अंतर रखा जाता है, या डिफरेंट, मतलब उनके बीच कोई ना कोई चीज़ का अंतर करा जाता है। जहाँ अंतर नहीं क्या आ जाती है? समानता। तो याद रखिएगा, समान व्यवहार करना ईर्ष्या को कम कर देगा अपने आप।
एक ही स्कूल में भेजना, एक ही मतलब पाठ्यक्रम में भेजना, एक ही उन्हें क्या करना, इनके ऊपर खर्चा बराबर करना, तो अपने आप ईर्ष्या का भाव दूर हो जाएगा। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी 20 होती है। उचित समय पर टीकाकरण से बच्चे की जान को यहाँ पे उचित समय पर टीकाकरण से बालक में रोग क्षमता कम करता है, बालक मृत्यु दर कम होती है, बच्चे की जान खतरा करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बाल मृत्यु की दर कम होती है। नवजात शिशु की परिचर्या के अंतर्गत आवश्यक है फेफड़ों से श्वसन कराना, गर्भनाल को काटना, शिशु के अंगों की सफाई करना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। शिशु की गर्भनाल को कब काटना चाहिए? तो जन्म के 1 घंटे उपरांत, जन्म के तुरंत बाद, जब गर्भनाल में स्पंदन रुक जाए तब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है जब गर्भनाल में स्पंदन रुक जाए तब काटना चाहिए हमें गर्भनाल। नवजात शिशु का आहार होना चाहिए, तो आहार कैसा होना चाहिए? तो माँ का दूध होना चाहिए। नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है? कोलेस्ट्रॉल क्या है नवजात शिशु के लिए उत्तम है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है जो उसको रोगों से लड़ने की ताकत देती है। कौन सा तत्व दूध में नहीं प्राप्त होता है? तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, पर अगर आप दूध को उबाल लेते हैं तो विटामिन सी की मात्रा उसमें से नष्ट हो जाती है। किन परिस्थितियों में शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? यदि माँ दीर्घ अवधि के ज्वर से पीड़ित हो, यदि माँ किसी भयंकर संक्रामक रोग से पीड़ित हो, यदि माँ को अधिक रक्तस्राव हो रहा हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में क्या है, उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए ऊनी, मुलायम सूती, टेरिकोट या रेशमी। तो मुलायम सूती क्या है, नवजात के कपड़े होने चाहिए। अस्पताल में प्रसव कराने का लाभ है, तो यहाँ पे क्या लाभ होगा? तो विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है अस्पताल में प्रसव कराने से। दूसरा, सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने से हानि क्या है? तो स्थान की कमी के कारण अनेक असुविधाएं होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वार्ड बना दिए जाते हैं, उनमें क्या होता है, स्थान की कमी बहुत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली युवती के लिए मातृकला एवं शिशु कल्याण का अध्ययन, तो यहाँ पे कैसा है, आवश्यक भी है और लाभकारी भी है। गर्भधारण करने के प्रारंभिक लक्षण हैं, तो मासिक धर्म का बंद होना, जी का बार बार मिचलाना, सुस्त रहना तथा नींद अधिक आना, उपयुक्त सभी इसके लक्षण हैं। गर्भावस्था में संतुलित एवं पौष्टिक आहार आवश्यक होता है, तो किसके लिए है? तो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता, वो होता माता एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार आवश्यक होता है। मातृकला एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, मातृकला के अंतर्गत गर्भावस्था से संबंधित तथ्यों का, प्रसूता एवं नवजात शिशु का बाल्यावस्था तक क्रमित रूप से होने वाले विकास का उपयुक्त सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है शिशु कल्याण। तो यहाँ से शिशु की शुरुआत हो रही है, यहाँ तक है, इसलिए राइट आंसर सभी होंगे। गर्भावस्था में ध्यान देना चाहिए संतुलित आहार का, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो हमारा है संतुलित आहार का ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए, तो किस किस चीज़ का है गर्भावस्था में ध्यान? पहला है संतुलित आहार का, फिर समुचित विश्राम का, तीसरा है शारीरिक स्वच्छता का और चौथा उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में धूम्रपान से माँ का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, गर्भ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो धूम्रपान दोनों के लिए जीवन के लिए खतरनाक है, तो माँ एवं शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला को संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कम आहार लेना चाहिए, तीसरा कह रहा है केवल फल लेने चाहिए, चौथा कह रहा है दुगना आहार लेना चाहिए। तो गर्भवती माँ को, महिला को दुगना आहार लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी मतलब अपने शरीर के लिए ऊर्जा नहीं, बच्चे के जीवन के लिए भी ऊर्जा चाहिए, यानी वो डिपेंड किस पे होता है, माँ पर। तो इसलिए दुगना आहार लेना चाहिए, पहले की मात्रा से दूना,
क्योंकि उसे एक और जीव को पालना है, अपने आप को पालना है, फिर एक और नए जीव को। गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है केवल फल, केवल दूध, संतुलित आहार जो भी उपलब्ध हो। तो यहाँ पे संतुलित आहार लेना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार। तो यहाँ पे संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमने प्ले लिस्ट बनाई है SCERT के क्वेश्चनों की, उसमें सारे SCERT के जल्दी जल्दी क्वेश्चन डालते जाएंगे और यूथ के भी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यूथ के सारे कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट आपको रिवीजन के लिए डाल दिए जाएंगे, देन नेक्स्ट डे से वो सॉल्व कराने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपदाएं हो सकती हैं, तो आपदाएं कैसी हो सकती हैं, तो आपदाएं हमारी होती हैं यहाँ पर आकस्मिक आपदाएं, धीरे धीरे आने वाली आपदाएं, तो उपयुक्त सभी प्रकार की आपदाएं। तो यहाँ पे जैविक आपदाएं होती हैं, आपदाएं हो सकती हैं, तो जैविक आपदाएं। संक्रामक रोगों के प्रकोप को किस वर्ग की आपदा कहा जाएगा, तो जब संक्रामक रोगों के प्रकोप को ये आ सकता है, क्योंकि कोविड का टाइम बहुत अच्छा गया अभी, तो जैविक आपदा कहा जाएगा। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस वर्ग की आपदा है, तो ये जैविक आपदा है। आग के विषय में सत्य है, तो ये क्या कथन सत्य है, तो मानव जीवन के लिए उपयोगी एवं सहयोगी कारक है। मानव जीवन के लिए आवश्यक कारक है, मानव जीवन के लिए उपयोगी एवं सहयोगी कारक है, विशेष दशाओं में घोर विनाशकारी कारक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन है, क्योंकि आग लग जाती है तो पूरी पूरी जंगलों को भी राख कर जाती है, तो विशेष दशाओं में ये विनाशकारक कारक है। आग लगने की घटना घटित होती है, तो ये कब घटित होती है, तो असावधानी एवं दुर्घटनावश। ठीक है, याद रखिएगा, असावधानी एवं दुर्घटनावश ये घटित होती है। भूविवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आपदा को कहते हैं, तो विवर्तनिक कहा गया है और भू कहा गया है। भू से होता है भूकंप, याद रखिएगा। तो जब भू में यानी जमीन में हलचल होती है, तो वो हमारा भूकंप आपदा होता है, जिसमें ऐस आकार की तरंगें जो होती हैं वो ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। बाढ़ का कारण है, तो बाढ़ का यहाँ पे अत्यधिक वर्षा, बांध व तटबंध टूटना, भूस्खलन और ये सभी। तो यहाँ बाढ़ के जो कारण होते हैं वो सभी माने जाते हैं। जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो भी बाढ़ है। भूस्खलन यानी आपका ज़मीन का खिसक जाना या धंस जाना, वो भी बाढ़ है। बांध या तटबंध का टूटना, अगर जिनके घर बांध के सहारे यानी नदियों समुद्र के किनारे बने, वहाँ पे तटबंध या बांध टूटने से भी घर बह जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सूखे के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, पशुपालन कार्य नहीं हो पाता, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, उपयुक्त सभी हानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि सूखे पड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। सूखे के लिए जिम्मेदार मनुष्य संबंधी कारक है, वनों का अधिक काटना, भूमिगत जल का अधिक दोहन, अनियोजित खनन कार्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे रहेगा सूखे के लिए क्या है, उपयुक्त सभी रहेगा। सुनामी व समुद्र की लहरों में सर्वाधिक हानि होती है, तो यहाँ पे किसकी होगी सर्वाधिक हानि, जब सुनामी या समुद्र की लहरें आ जाएंगी। तो सुनामी कहाँ है, समुद्र के किनारे, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि होती है। सुनामी के समय समुद्र में यात्रा करने वाले जलयान की सुरक्षा का उपाय है, तो जब सुनामी आ जाए उस समय आप समुद्र में यात्रा करें तो क्या करेंगे, यथाशीघ्र गहरे समुद्र की ओर जाएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा होगा समुद्र उसकी ओर बढ़ेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए तो यहाँ पे जो विकल्प बनेगा, पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी। अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या है, सार्वजनिक मार्गों के उपयोग पर रोक की समस्या, सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों के प्रयोग पर रोक की समस्या, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध की समस्या, उपयुक्त सभी। यहाँ पर समस्या है उपयुक्त सभी। अनुसूचित जातियों की समस्या के निराकरण के लिए उपाय है, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक सुधार के उपाय, सामाजिक समानता की स्थिति प्रदान करना, उपयुक्त सभी उपाय हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुसूचित जातियों की समस्या के लिए, तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी उपाय हैं।
यही सरकार के द्वारा करे जाते हैं। महिलाओं की समस्या है निम्न सामाजिक स्थिति की समस्या, आर्थिक आश्रितता की समस्या, विवाह संबंधी तथा पारिवारिक समस्या, उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे भी यही राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी उपयुक्त समस्याएं हैं। मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह में दहेज का प्रावधान था? तो असुर विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, उपयुक्त तीनों में। तो यहाँ पे ब्रह्म जो विवाह उसमें केवल दहेज का प्रावधान था। असुर विवाह में क्या होता था कि वर जो है यानी वर जो है वो निम्न जाति का होता था। देव विवाह में क्या है कि दोनों ही उच्च जाति के होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में दहेज प्रथा को क्या माना जाता है? तो यहाँ पे जो एक प्रकार की सामाजिक बुराई, एक उत्तम प्रथा, एक प्रकार की आर्थिक सहायता, एक प्रकार की सौदेबाजी। तो एक सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है दहेज प्रथा को। दहेज प्रथा अप्रत्यक्ष लाभ है। तो दहेज प्रथा के अप्रत्यक्ष लाभ है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन है, लड़कियों को रोजगार में संलग्न होना है, बाल विवाह पर रोक है, उपयुक्त सभी इसके लाभ हैं अप्रत्यक्ष। दहेज प्रथा से हानियां हैं, समाज में लड़कियों के सम्मान में कमी है, कुछ लड़कियों का अविवाहित रह जाना है, परिवार की अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना है, उपयुक्त सभी इसकी हानियां हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय हैं, दहेज विरोधी कानून को कठोरता से लागू करना, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना, अंतरजातीय एवं प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी उपाय हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा अंतरजातीय एवं प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देना, जिससे कि अपने आप दहेज वाला कॉलम ही खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आज हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए SCRT के बुकों से आपको जल्दी ही सारे के सारे बुकों से करा दिए जाएंगे। ठीक है, SCRT की जो कॉलम प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, तो आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने कहा हमारा टारगेट 100+ का है। तो ऐसा कोई भी हथियार या ऐसी कोई भी रणनीति नहीं छोड़नी जो हमें अपने 100+ के लिए बनानी हो। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वो आपको प्रोवाइड कर दी है, आप वो पढ़िए। उसके बाद हमें देन क्या करना है, SCRT की कंप्लीट बुकों का यानी 6 to 12 का आपको क्या देंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन दे देंगे, वो करिए। उसके बाद यूथ के प्रैक्टिस सेट कम से कम 2, और उसके बाद अदर प्रैक्टिस सेटों की भी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जो यूथ से अलग होंगे। वो प्रैक्टिस सेट केवल और केवल होम साइंस प्रैक्टिस सेट 2020 करके बना दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल रहा है कंटेंट, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो केवल और केवल आपको प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्टों में परिमेटरों को देखना है, और यूथ का अब जल्दी ही आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यूथ का हम इस मंथ में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा अक्टूबर का मंथ तो केवल और केवल हमारे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारा टारगेट एक ही है, बस 100+ के लिए आप जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। आज आपको 2021 के TGT PGT दोनों के पेपर मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उन्हें एक बार ऐसे लगा लेंगे, दूसरी बार हम यूथ के कंप्लीट सारे जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनके साथ लगा लेंगे। यानी यूथ का जो आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, उसमें क्या है कि अब तक के जितने भी होम साइंस के पेपर हो चुके हैं सब का उसमें क्वेश्चन है। तो इस तरह से सब वहाँ तब अलग से लगा लेंगे। अभी हाल फिलहाल TGT PGT के लिए लगाने हैं, तो TGT PGT के भी प्रीवियस ईयर पेपरों को अलग से लगा लेंगे, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा। और हमारा क्या टारगेट है, केवल 100+। वही रणनीति हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम 100+ तक पहुंच जाएं। तो इसी तरह आपको प्लेलिस्टों में प्रोवाइड होगा। मैराथन जितनी भी क्लासेस लाएंगे आने वाले टाइम में, उनकी मैराथन की अलग अलग लाएंगे। जैसे आपका जितनी भी यूनिट है, प्रसार है एक 5 यूनिट है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 6 यूनिटें बन जाती हैं। 6 यूनिटों की अलग अलग मैराथन बना के अलग अलग प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी, जिससे कि हमारा कंटेंट औरों से अलग भी हो जाए, और औरों से क्या हो, हमारी रणनीति भी अलग हो, तथा औरों से हमारा टारगेट भी अलग हो कि 100+। इससे ज़्यादा भी नहीं लाना और इससे कम भी नहीं लाना, क्योंकि इससे ज़्यादा भी लाने में कोई फ़ायदा नहीं, इससे कम में भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ है। क्योंकि कभी कभी देखा ज़्यादा लाने के चक्कर में क्या होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर में आ जाते हैं,
प्रेशर इतना अधिक होता है कि हम राइट मतलब सही करने वाले क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा भी नहीं और हमें कम भी नहीं, केवल 100+ का टारगेट लेके चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।